Everyone, today we are going to study movement across cell membrane. In chapter number 5, the fundamental unit of life. So इस चैप्टर में अभी तक हम कवर कर चुके हैं सेल डेफिनेशन, डिस्कवरी ऑफ सेल, और हमने स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ सेल से। उसमें भी हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली थी कि उसका नेचर कैसा है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और फंक्शंस क्या हैं। उसी के कंटिन्यूशन में इसका एक सब टॉपिक है मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर बाहर कैसे चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करती है, वो हमें आज इस वीडियो के अंदर देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि उसका नेचर कैसा है, कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि वो हमें हेल्प करेगा सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मूवमेंट होता है उसे समझने के लिए। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जब भी आपको सेल मेम्ब्रेन याद ना आ रहा हो कि कैसी दिखती है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो आप अपने माइंड में एक इमेज ड्रॉ कर लो या एक इमेजिन कर लो। आपके पास में एक बलून है और आपने बलून के अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। बलून कैसा होता है, थिन होता है, इलास्टिक होता है और फ्लेक्सिबल होता है। उसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन भी कैसी होती है, थिन होती है यानी कि पतली होती है, इलास्टिक होती है यानी कि लचीली होती है और फ्लेक्सिबल होती है। जिस तरीके से बलून वाटर को पकड़ के रखता है, उसी तरीके से जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है सेल के अंदर की जो कंटेंट होते हैं उसको पकड़ के रखती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिविंग होती है और किससे बनी होती है, वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और लिपिड की बनी रहती है। और जो बलून होते हैं वो एक पर्टिकुलर शेप दे देता है वाटर को। अभी अगर मैं यहाँ पे वाटर फैला दूँ और मैं आपको बोलूँ कि इसका शेप बताओ तो आप नहीं बता पाओगे। जिस भी कंटेनर में आप वाटर को रखोगे उसी कंटेनर का शेप जो है वो वाटर ले लेगा। तो अभी हमारे पास में वाटर कहाँ है, बलून में है, तो वाटर ने किसका शेप ले लिया, बलून का शेप ले लिया। लेकिन याद रखना ये शेप जो होता है वो इलास्टिक होता है, चेंज हो सकता है। उसी तरीके से जो सेल के जो कंटेंट हैं ये उनको भी एक डेफिनेट शेप दे देती है, जितना भी उसके अंदर मटेरियल फिल रहता है या जो भी कंटेंट रहता है। और ये शेप थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या है, फ्लेक्सिबल है और इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण इनगल्फ कर लेती है चीज़ों को जो सेल के बाहर पड़ी होती है। अब वो कोई भी मटेरियल हो सकता है या कोई भी खाना या फूड मटेरियल हो सकता है। ठीक है, इनगल्फ का मतलब क्या होता है कि जैसे ये कुछ भी कंटेंट है, कुछ भी फूड मटेरियल है, तो सेल मेम्ब्रेन इसके पास आती है और इसको अपने अंदर खींच लेती है, या इसको बोल सकते हो आपके ट्रैप कर लेती है अपने अंदर। और फिर हमने ये देखा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, मतलब बाहरी वाली कवरिंग होती है, बाहर के साइड होती है। इसलिए इसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसे हमें रेगुलेट करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें सेल के अंदर जा सकती है और कौन सी चीज़ें सेल के बाहर जा सकती है। क्योंकि जो सेल के अंदर का जो कंटेंट होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। ऐसे कोई भी चीज़, कुछ भी सेल के अंदर नहीं घुस सकता है, ना सेल उसको ट्रैप करती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास हुई है, सेल मेम्ब्रेन के पास में। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसीलिए जो सेल मेम्ब्रेन है उसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। मतलब कि सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ों को ही ये सेल के अंदर या सेल के बाहर जाने देती है। अब हमने इतना तो क्लियर कर लिया है कि सेल के अंदर भी चीज़ें चली जाती है और बाहर भी आ जाती है, लेकिन हमें ये पता करना है कि वो होता कैसा है। तो उसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर भी क्या आता है, आपका डिफ्यूजन। अब आपके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, एक बेसिक सा एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे पास में ग्लास या एक ग्लास ले लो। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी करके देख सकते हो। ठीक है, एक ग्लास लो, एक ग्लास में आपने डाल दिया थोड़ा सा पानी।
अब इस ग्लास के अंदर जो आपने वाटर डाला है उसके अंदर आपको 2 से 3 ड्रॉप्स इंक के डालने। इंक यानी कि स्याही, जो पेन के अंदर या जो दूसरे कामों में यूज़ होती है, ठीक है, वो फिंगरप्रिंट के लिए वो स्याही ब्लू कलर की जो होती है। अब आप इसको छोड़ दो, कुछ भी नहीं करना है आपको, उसको चम्मच से हिलाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही आपको उसको रख देना है। थोड़ी देर बाद आप खुद देखोगे कि जो इंक है वो धीरे धीरे खुद ही जाकर वाटर के अंदर मिक्स हो जाती है। आपको उसको स्पून की हेल्प से मिक्स नहीं करना पड़ता है। देखो जैसे कि ये एक ग्लास है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर फिल है वाटर, है ना। अब इसमें हमने कुछ ड्रॉप्स डाले इंक के। अब आप इस ग्लास को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दो। फिर देन आपको थोड़ी देर बाद आज आप जब देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि इस पूरे वाटर के अंदर इंक हो गई है, मतलब मिक्स हो गई है। अब क्वेश्चन ये पुट होता है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास में एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक ऐसा रीज़न जहाँ पर उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वहाँ से वो धीरे धीरे कहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर उनका कॉन्सेंट्रेशन लो हो, ठीक है। उनकी मात्रा, उनकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। इसीलिए जब हमने वाटर में इंक डाली, धीरे धीरे करके वाटर के अंदर इंक जाकर पूरे पानी के अंदर स्प्रेड हो गई, और यही होता है आपका डिफ्यूजन। कैसे, डेफिनेशन देखते हैं हम इसकी। अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। स्पॉन्टेनियस होता है मतलब अपने आप हो जाता है और बहुत जल्दी से हो जाता है, मतलब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि मैंने भी आपको बोला था कि आपको स्पून से बिल्कुल भी वाटर के अंदर इंक को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक खुद ही मिक्स हो जाएगी। तो ये चीज़ है कि यहाँ पर कोई भी हमें एनर्जी नहीं यूज़ करनी पड़ रही है, अपने आप चीज़ें हो जाएगी। क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास में ऐसी टेंडेंसी होती है, जो वो क्या करते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन खुद ही लोअर कॉन्सेंट्रेशन में चले जाते हैं। सो एक टिपिकल डेफिनेशन क्या हुई डिफ्यूजन की, अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, कहाँ से कहाँ जाते हैं, अ रीज़न ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। अब हमने बोला है कि मॉलिक्यूल्स शो करता है डिफ्यूजन, ठीक है। अब कौन से मॉलिक्यूल्स, एग्जाम्पल में दे रखा है आयंस, मॉलिक्यूल्स, CO2, ऑक्सीजन एंड वाटर, यानी कि हमारी गैसेस। मतलब जो हमारी गैसेस हैं वो भी क्या शो करती हैं, डिफ्यूजन शो करती हैं। और जो सबसे अच्छा है ना, वो गैसेस ही शो करती हैं। पर ऐसा क्यों? क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। जो इनके बीच में बॉन्ड होता है ना, वो थोड़ा सा वीक होता है, तो इसलिए वो हर कहीं बहुत इजीली स्प्रेड हो जाते हैं। जैसे कि आपने घर में मोमबत्ती जलाई है, आप थोड़ी देर बाद देखोगे जो वो मोमबत्ती की जो स्मेल होती है ना, वो आप थोड़ी देर बाद देखोगे तो वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है, एक अलग सी स्मेल आने लगती है। क्यों? क्योंकि गैस के फॉर्म में वो उसकी स्मेल बाहर निकल रही है। गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत फ्री होते हैं, इसलिए वो जल्दी से किसी भी जगह पर फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। अब जो लिक्विड होते हैं, इनके बीच में क्या होता है, जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए इतने आसानी से जो मॉलिक्यूल्स है वो इधर उधर जा नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी वो स्प्रेड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उनका। कैसे? क्योंकि जो सॉलिड होता है ना, उसके पास में एक डेफिनेट शेप होता है, तो इसलिए जो सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके बीच में सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से वो एक शेप बना लेते हैं, और इसी वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली हर कहीं नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रेट ऑफ डिफ्यूजन वाला पॉइंट भी पढ़ लिया है, ठीक है। तो सबसे अच्छा डिफ्यूजन किसके अंदर होता है? गैसेस के अंदर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है? वीक होती है। फिर गैसेस से कम किस में होगा? लिक्विड्स में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है
इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है। और फिर इससे भी ज़्यादा किस में होती है, सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड के अंदर। अंडरस्टैंड। तो हमने डिफ्यूजन की डेफिनेशन को पढ़ लिया, हमने रेट ऑफ डिफ्यूजन भी देख लिया, हमने मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल भी देख लिए। क्या देखा हमने कि इसमें जो आयन्स होते हैं वो भी डिफ्यूजन की प्रोसेस को शो करते हैं, मॉलिक्यूल्स भी करते हैं, गैसेस भी करती हैं और वाटर भी करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेल के अंदर डिफ्यूजन क्यों होता है। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये चीज़ बताई थी कि जो सेल है वो एक कंप्लीट यूनिट होती है और वो ही लाइफ बनाती है। तो जो सेल है उसके पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या फिर मैं बोलूँ तो उसको सभी चीज़ें करनी पड़ती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए। उसको डाइजेशन भी करना पड़ेगा, उसको रेस्पिरेशन भी करना पड़ेगा। तो इन सारी एक्टिविटीज़ के कारण इन्हें हम सेल्यूलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। सेल्यूलर क्यों? क्योंकि सेल के अंदर चल रही है। तो सेल्यूलर एक्टिविटीज़ के कारण सेल के अंदर बहुत सारी बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है इसको ये मतलब सेल से बाहर करना पड़ता है हमें, या ये चली जाती है सेल के बाहर। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और सेल के बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, कम है। तो हमने क्या पढ़ा कि सेल का क्या होता है, मूवमेंट होता है। कैसे? फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। तो सेल के अंदर जो कंसनट्रेशन है वो क्या है, ज़्यादा है, और सेल के बाहर क्या है, कम है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसलिए सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सेल के बाहर आ जाती है, और इसे ही हम कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ सेल। ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बन रही थी? सेल की जो भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है, जो भी वो परफॉर्म करता रहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे प्रोटीन बनाना है, कार्बोहाइड्रेट बनाना है, डाइजेशन करना है, इनके कारण जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है वो सारी की सारी कहाँ चली जाती है, बाहर चली जाती है, और उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। राइट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द सेल थ्रू डिफ्यूजन। तो हमने यहाँ पर क्या क्या देख लिया, डिफ्यूजन की डेफिनेशन देख ली, रेट ऑफ डिफ्यूजन देख लिया, ठीक है। और उसके बाद में हमने मॉलिक्यूल्स के जो एग्जांपल्स हैं वो देख लिए, और सेल में डिफ्यूजन क्यों होता है वो भी हमने देख लिया। अंडरस्टैंड। तो अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में, वो भी डिफ्यूजन का एक पार्ट होता है। ओके।